बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है कि जिस पैर ने आपको 50 साल 60 साल ले चला, वो आपको प्रेम से इधर से उधर ले जाता है, इतनी मेहनत की उसने, आपने उसका ध्यान ही नहीं दिया। अब वो अपनी उपस्थिति का एहसास आपको करा रहा है। एक राम का युग था जहाँ वचन का युग था, जो कह दिया गया है वो फाइनल है, और एक वो लिखावट का युग है जहाँ दुनिया की चीजें हम लिख रहे हैं लेकिन उनका पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम पर छिद्रान्वेषण तो बहुत करते हैं कि हम दूसरे की कमियां ढूंढते हैं जी, लेकिन पर छंदानुवर्तन नहीं करते कि उसका जो अच्छाई है उसको ले, उसको भी लीजिए आप। कुछ इतलाती, कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहां कहां भटके थे, कुछ भिगो गए थे, कुछ छू कर निकल गए थे, कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया से। हम हैं पॉडकास्टिंग स्टेशन अनुभव लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन न्यू दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में। इस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा ने, और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं कुमकुमधर जी, रूपाली जी, अरविंद मिश्रा जी और निशि पांडे जी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले आपको एक बार टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इससे नोट कर सकते हैं 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों के रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। और आज हमारे शो पर जो गेस्ट हैं वो लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद हैं। कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रह के इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। खुद को ये एक जुझारू सीकर और रिसर्चर मानते हैं प्रोफेसर भूमित्र देव जी, और उनसे बात की निशि पांडे जी ने। आइए सुनते हैं। नमस्कार सर, आज हमारे बीच आप आए हैं, हम बहुत गौरवान्वित हैं इस बात से। अनुभव लखनऊ में आपका स्वागत है। आप एक ऐसे एकमात्र शिक्षाविद हैं जिन्होंने देश विदेश के विश्वविद्यालय देखे हैं। आप गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वीसी रहे हैं, सरकार की नीति निर्धारण समितियों में आप रहे हैं। आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुभव में वो कौन सी बेसिक और सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे विश्वविद्यालयों को घेरे हुए हैं। सबसे पहली जो बहुत कठिन समस्या है, हमारे विश्वविद्यालयों का जन्म किस प्रकार से हुआ, शुरुआत कैसे हुई, और ये जन्मजात समस्या हमें एक प्रकार से विरासत में मिली है। और मैं सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो हमारे विश्वविद्यालय आयातित थिगली की तरह से हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का कमेंट है कि द यूनिवर्सिटीज हैव बीन ट्रांसप्लांटेड टू इंडिया ओवरनाइट, रूट, ब्रांच एंड फोलिएज, बट दे हैव नॉट ग्रोन फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द नेशन। ये पहली गंभीर समस्या है जिस पर हमने ध्यान दिया। और दूसरी बात, विदेशों में जो विश्वविद्यालय हैं कैसे चलाए जाते हैं, इस पर भी हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे भी हम नज़रअंदाज करते रहे। जैसे विदेशों के जो विश्वविद्यालय हैं उनका विकास उद्योगों के साथ कंधे से कंधा मिला के हुआ है। जब लुई पास्चर फ्रांस में खमीर पर रिसर्च कर रहा था तो अगल बगल में शहर में और पूरे देश में जो खमीर के उद्योग था वो पनप रहा था, बेहतर हो रहा था। तो दोनों ने कंधे से कंधा मिला करके जो चलने की परिपाटी थी वो हमने विश्वविद्यालयों में कभी न सोचा और न हमने इसकी शुरुआत की। अगली समस्या यह है, जो एक लाइन में मैं कह सकता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय आज भी छात्र केंद्रित कम हैं और कुलपति केंद्रित अधिक हैं। जो भी चीज़ दिखाई देती है, और मुख्य कारण जो हमारी अशांति और उपद्रव हम दिखाई देते हैं कुछ विश्वविद्यालयों में,
इसका मुख्य कारण यही है कि हम बच्चों की जो असली तकलीफ़ है उसको समझना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, उन बच्चों से ठीक से बात तक करना नहीं चाहते। और ये मैंने छात्रावास में बच्चों से सीखा। अब ये गौर करने की बात है कि हमें नहीं सूझा। जर्मनी के एक विद्यार्थी जॉन पीटर नीलसन ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बाकायदा एक PhD थीसिस की, और उस थीसिस का टाइटल ही है स्टूडेंट अनरेस्ट इन इंडिया, और वो 1973 में प्रकाशित की गई। मैं जब जर्मनी में था तो मैंने एम्बेसी के लोगों से कहा कि भाई वो पुस्तक हमें दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे बताया गया कि साहब ये तो बैंड है किताब हिंदुस्तान में, और वो पुस्तक मुझे जर्मनी में नहीं मिली। फिर जब अमेरिका गया मैं, तो उनके जो वाशिंगटन की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसमें मैंने पुस्तक उसको निकलवाया और एक एक शब्द उसका पढ़ा। मैं समझता हूँ इस पुस्तक को हर विश्वविद्यालय को पढ़ने की आवश्यकता है अगर हम अच्छा परिवर्तन चाहते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में गजब के काम हुए हैं। जी, मैं आपसे प्रश्न करना ही चाह रही थी कि कुछ तो अच्छा हुआ होगा यूनिवर्सिटीज़ में, बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, उन पर आप कुछ प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। गजब के काम किए लोगों ने। जैसे मैं शुरू करूं, जो हमारे चांसलर गवर्नर थे डॉक्टर के मुंशी, उन्होंने एक नई परिपाटी शुरू की, चांसलर्स कैंप लगाया पहली बार भारत में। जो सबसे उम्दा विद्यार्थी थे उनको बुलाते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके बाकायदा बाहर के लोगों को आमंत्रित करते थे, कुछ लोगों को, ताकि उनके सारे लेक्चर्स भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित हैं। यानी पूरा काम था कि हम बच्चों से बात करें, उनको इंस्पायर करें और क्या कहा गया है इसको प्रकाशित भी करें। और जहाँ अच्छा हुआ, जैसे एक विश्वविद्यालय में आप सुन के अच्छा लगेगा, जो शायद विश्व की एक नई परंपरा डाली गई कि एक टॉपर्स एवेन्यू बना दी गई परिसर में, कि यहाँ पर वही बच्चे पेड़ लगाएंगे जो पूरे विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम छात्र हैं। इसलिए किया गया कि ये बच्चे जब 40 वर्ष बाद आएंगे तो इनको हमारे उनके समझ में आएगा कि ये तो हमारा विश्वविद्यालय है। और एक विश्वविद्यालय ने, मैं नाम जान के नहीं ले रहा हूँ, कि सर्वोत्तम रिसर्च पेपर्स को, हमारे यहाँ साइंस में खासतौर से एक इम्पैक्ट फैक्टर, एक गुणांक कहलाता है, उससे पहचानते हैं किसका पर्चा सबसे अच्छा है रिसर्च का। उनको बाकायदा गुणांक के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में प्रदर्शित कर दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि वाइस चांसलर को तो सब देखते हैं, लेकिन उस विश्वविद्यालय के जो सर्वोत्तम रिसर्च वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कोई पूछे फला यूनिवर्सिटी में आप बताइए 10 ऐसे टीचर्स के नाम बता दीजिए जिनके एक सबसे अच्छे पर्चे हों प्रमाणित के तौर पर, जो कहीं शुरू नहीं किया गया। और ये काम इसको लोगों ने बहुत सराहा। एक और संकट है कि जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की जो परिपाटी हमारे यहाँ, वो बाकायदा आज भी चल रही है। और ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के मैं ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा, पुस्तकों की आवश्यकता है, उनको तरतीब से रखा जाए और गूगल के हिसाब से उसमें जो पुस्तक मिल जाए आसानी से, ये सब होना चाहिए। लेकिन जो असली चीज़ है वो है एक सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर तो हमने बहुत काम किए देश में जी, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस का फ्लो कैसे हो, ये दोनों में फ़र्क है। साइंस के फ्लो में कहा जाता है टू नो, हाउ टू नो इज़ इंफॉर्मेशन साइंस। पर यहाँ हम सबसे कमज़ोर हैं पूरे देश में। और मुझे दुख होता है कहते समय कि UGC के चेयरमैन थे प्रोफेसर राम रेड्डी, उन्होंने एक विश्वविद्यालय में बाकायदा ये कहा कि हमें सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने नहीं दिया, मना कर दिया। लेकिन हमने एक समिति अपॉइंट की 2-3 प्रोफेसर्स की, उनको समझाया, उनका नहीं बहुत अच्छा ही तो ये विचार है। और वो उसको शिलान्यास करने के लिए उस विश्वविद्यालय में आए और उन्होंने पब्लिकली ये घोषणा की कि हर विश्वविद्यालय में यही होना चाहिए। लेकिन उसको फिर धो धा के बराबर कर दिया। एक हमारी और UGC की चेयरपर्सन रही है महिला, प्रोफेसर आरमेती देसाई, विलक्षण महिला। और उन्होंने अंडर ग्रेजुएट में 33% वोकेशनलाइजेशन वॉलंटरी का सिलसिला शुरू किया। जब वो उनका रिटायर हो गई वो, तो अगले अध्यक्ष ने मुझसे पूछा कि सब क्या करें इसमें, मतलब इसको चलाएं या न चलाएं। तो मैंने उनको 3 शब्दों में उत्तर दिया, सीडिंग, वीडिंग और हीडिंग। मैंने सब पहले तो सीडिंग ऑफ एक्सीलेंस, जो सबसे अच्छा कर रहा हो उसको और पैसा दीजिए। दूसरा जो वीडिंग, जहाँ नहीं हो पा रहा है, कोई और समस्याएं हैं, नहीं खराब हो रहा है, उनको पैसा देना बंद कर दीजिए। और तीसरा हीडिंग, तो थोड़ा उस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से भी पूछ लीजिए कि उसको क्या तकलीफ है और इसमें क्या तरमीम, क्या चेंज, क्या इम्प्रूवमेंट तो नहीं चाहते हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बंद हो गया प्रयोग। कहीं फिर भारत में इसको दोबारा सोचा तक न गया कि इस तरह की अच्छी चीज़ को चलाया जाना चाहिए। और दूसरा संकट है कि जो जिस पर मेरा पूरा लेख है, जो अमेरिका में बहुत छपा जी, वो है विश्वास के हनन की दास्तान है। सीधे शब्दों में एक राम का युग था जहाँ वचन का युग था, जो कह दिया गया है वो फाइनल है। और एक वो लिखावट का युग है जहाँ दुनिया की चीज़ें हम लिख रहे हैं लेकिन उनका पालन नहीं कर रहे हैं, उनमें विश्वास नहीं कर रहे हैं,
सर, आपको सेवानिवृत्त हुए कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी सीनियर सिटीजन की तरह जो आपका जीवन है, आप बहुत क्रियाशील रहे हैं, आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया है एकेडेमिया को रिटायरमेंट के बाद भी। तो आपके जो ये अनुभव रहे हैं, ये कैसे रहे हैं? आप सीनियर सिटीजन्स के जीवन व्यतीत करने के लिए क्या सलाह देंगे सीनियर सिटीजन्स को? छोटे छोटे कम शब्दों में मैं अगर कहूँ तो प्रकृति में एक सिद्धांत है जिसे हम लोग कहते हैं यूज और लूज। तो जो शरीर में हमें मिला है उसको हम अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। दूसरी बात इसी के साथ कह दूँ, यूज और लूज के प्रमाण के तौर पर विश्व के अच्छे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ बाकायदा 50-60 वर्ष तक इस पर रिसर्च हुई है इसी बात पर। और उन्होंने एक लाइन जो मुझे अच्छी लगी कि बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है। जी, बहुत सीधे शब्दों मुझे लोगों ने समझाया, बोले साहब ये तो वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि जिस पैर ने आपको 50 साल 60 साल ले चला, वो आपको प्रेम से इधर से उधर ले जाता है, इतनी मेहनत की उसने, आपने उसका ध्यान ही नहीं दिया। अब वो अपनी उपस्थिति का एहसास आपको करा रहा है। दूसरा, एक बहुत अत्यंत मूल्यवान भारतीय कहावत है, उसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया आपकी मार्गरेट ट्रूमर गॉर्डन ने, जो ब्रिटेन की पोइटेस रही है। हर एक मनुष्य एक घर की तरह है और उसके घर में 4 कमरे हैं। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा इमोशनल और चौथा स्पिरिचुअल। लेकिन जो आखिरी बात है वो गज़ब की है। वो कहती है कि सब अधिकांश लोग अधिकांश समय तक एक ही कमरे में रहना पसंद करते हैं, 4 कमरों में से एक छांट लेते हैं। और अगर हम हर रोज़ हर कमरे में नहीं जाएंगे, चाहे केवल इसलिए जाएं उस कमरे में थोड़ा उस कमरे की हवा तो हिले डुले, तो हम संपूर्ण मनुष्य नहीं बन पाते, हम अधूरे रह जाते हैं। दूसरा ये है, युग आज का तनाव का युग है और मेरी पूरी पुस्तक है इस पर, हैप्पीनेस इन द नॉलेज सेंचुरी। इस तनाव के युग में उबरा कैसे जाए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने हमेशा खोजता रहा हूँ, आज भी खोज रहा हूँ। पहला कि क्रोध से आपको बचना पड़ेगा जितना संभव है। मैंने ये नहीं कहा कि कभी क्रोध मत करिए लेकिन उससे बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। रिएक्शन थोड़ा कम और प्रोएक्टिव ज़्यादा। और देखिए, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है, मैं समझता हूँ उसको हर अक्षर को हमें पढ़ना चाहिए, देश में हर नागरिक को, वरिष्ठ को खास तौर से। कहता है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मैं स्वयं मानता हूँ कि ये फिजियोलॉजिकली सच है कि जब क्रोध आता है तो आप सम्मोहित हो जाते हैं। अगर आप रिक्शे वाले से नाराज़ हैं तो फिर आपको रिक्शे वाले का सिर दिखाई देता है और आपको गुस्सा आता है कि ये क्यों न कर दूँ, तो आप अपना आपा खो देते हैं, अविवेक की शुरुआत हो जाती है और फिर अगली स्टेप आती है। यानी ये स्टेप्स बड़ी रोचक हैं जो वैज्ञानिक तौर से सच हैं। तो आपकी जो स्मृति है, मेमोरी, वो थोड़ी भटकने लग जाती है और उसके भटकने से फिर आपकी बुद्धि का नाश होता है। और उसका क्या असर होता है वो मैं एक छोटे शब्दों में कह दूं। आप प्रण करके चले थे कि मैं अपने बच्चे के लिए दवा लेने जा रहा हूं, भूल गए उसे। और अंतिम बात इस विषय पर फिर भगवत गीता के 4 अध्याय का 29वां श्लोक है। कहते हैं, अपाने जुहुवति प्राणं प्राणे पानं तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपान वायु और प्राण वायु, ये हमें ऑक्सीजन और CO2 जिसमें ज़्यादा बाहर है, तो हम जैसे सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो सांस निकालते हैं उसमें ऑक्सीजन कम है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और जो अंतिम लाइन है, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, उसकी जो गति है कि किस गति से आप सांस ले रहे हैं और किस गति से आप निकाल रहे हैं, उस पर ज़रा सा कंट्रोल अगर आप शुरू कर दें, इसी को कहा गया कि प्राणायाम की शुरुआत है। जी बिल्कुल। और अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इस पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो तनाव कम हो जाता है। तनाव मुक्त होना चाहते हैं, थोड़ा शांत रहना चाहते हैं अपने मन को, तो आपको आनापान सती करना। मुझे लगता है आनापान सती, मैं मानता था कि गौतम बुद्ध का शब्द था, लेकिन नहीं, गौतम बुद्ध का शब्द नहीं, ये पाली का शब्द है कि अगर आप थोड़ा सा ये कर रहे हैं, आप केवल सांस लेने, कोई ये इसमें कोई प्रयास नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है जी, केवल उस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, तो आपका तनाव कम हो जाएगा और थोड़ा शांति आपको महसूस होगी। और किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात ये भी कही है कि इफ़ यू आर अलोन एंड इफ़ यू आर फीलिंग लोनली देन यू आर इन बैड कंपनी। और ये इसी बात को शो करता है कि भाई अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो उससे उभरने का तरीका यही है कि थोड़ा अपने सांस लेने और उस पर ही थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
और नई कहानी शुरू हो जाएगी। जी, अंग्रेजी में भी सर अलोन और लोनली दो शब्दों को हम लोग जब पढ़ाते हैं तो खासतौर से इस बात को बच्चों को बताते हैं। अलोन का अर्थ ये है कि आप अपने साथ अकेले में भी आपको सुख है, और लोनली का अर्थ है कि आप अपने साथ ही नहीं खुश हैं, आप अकेले हैं। वी हैव टू लर्न कि हम लोग अपने साथ ही रहना, सहज होना सीखें। अपने ब्रेथ पर ही ध्यान दीजिए। लेकिन एक लाइन अगर मैं केवल आपकी प्रतिक्रिया के तौर से कहूँ जी, तो संकट ये है कि हम परछिद्रान्वेषण तो बहुत करते हैं। जी, परछिद्रान्वेषण एक अच्छा शब्द है कि हम दूसरे की कमियां ढूंढते रहते हैं, जी, लेकिन परछंदानुवर्तन नहीं करते जी, कि उसका जो अच्छाई है उसको ले लें, उसको भी लीजिए। आप जी। परछिद्रान्वेषण करते रहिए। जी जी सर, मैं मेरा बहुत मन है आपसे ये बात पूछने का। अब जैसे नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, तो उसमें सर ये बात कही गई है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए अवसर मिल रहा है। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग से जुड़ें, कैसे जुड़ें, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना काम हुआ है लेकिन उस पर भी हम लोगों ने सही रास्ते नहीं चुने हैं। जी, जैसे महात्मा गांधी ने शुरू की थी शिक्षा, इस पर मेरा पूरा एक लेख है, हेड हैंड और हार्ट की शिक्षा। हेड हैंड और हार्ट की शिक्षा पर इतना प्रयोग किया गांधी जी ने शुरुआत की, और उसके बाद जाकिर हुसैन ने काफ़ी दिल्ली में जो विश्वविद्यालय है उससे वहाँ शुरुआत की। लेकिन ये फिर हमने ध्यान नहीं दिया कि ये क्यों नहीं चल रहा है। तो आपको ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम न तो वाइट कॉलर के खिलाफ हैं जी, और न हम काम के को बहुत ज़्यादा कह रहे हैं केवल काम से गुजर हो जाएगा जी, और यही हमने नहीं किया। जो मैं अरुंधति देसाई का उदाहरण मैंने इसलिए नहीं दिया था कि मैं उनसे कोई प्रभावित हूँ, उन्होंने मेरा पूरा लेख है इसके ऊपर, हेड एंड हार्ट की जो एजुकेशन है उसमें क्या संकट आया, और उस संकट से निपटने का तरीका यही है कि आपको वोकेशनलाइजेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी और वो आपको स्वैच्छिक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा बीए भी चाहता है और बढ़ईगिरी भी सीखना चाहता है जो परंपरागत है उसकी, तो दोनों को मिला करके हम क्यों नहीं चल सकते। जी, और मैं समझता हूँ यही हेड हैंड और हार्ट की एजुकेशन पूरी होगी, जिस पर हमने गंभीरता से अमल नहीं किया है। तो हेड हैंड और हार्ट की शिक्षा को हमें समझना पड़ेगा कि एक आम आदमी उसको कैसे स्वीकार करेगा। और अगर स्वैच्छिक नहीं होगी, आपको आश्चर्य होगा कि जब ये इसकी मीटिंग हो रही थी तो मैंने यूजीसी चेयरपर्सन से कहा कि आपने 36 सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस क्यों बना दिया, ये यूजीसी का काम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं, मैंने ये विश्वविद्यालयों का काम है। और उन्होंने इतना गजब से इसको नोट किया गया कि ठीक है, मैंने कहा एक परिवर्तन कर दीजिए कि विश्वविद्यालयों को जो पत्र भेजें उसमें ये कह दीजिए कि अगर आप इसमें कुछ और बेहतर करना चाहते हैं सिलेबस में तो वो करें और हमें भी सूचित करें ताकि हम इसे पूरे देश में लागू करें। सर इसी से जुड़ी पर ये बात है कि आपको लगता है कि जैसे रिटायरमेंट के बाद कोई ब्यूरोक्रेट रहा या डॉक्टर रहा या कोई शिक्षक रहा, तो आप इस बात से कितना अग्री करते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट या विद एज हम लोग रीस्किल हों या री एजुकेट करें अपने आप को या कोई नई किस्म की शिक्षा को ग्रहण करें? बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ मैं। जैसे बहुत से विश्वविद्यालय हैं विदेशों में जहाँ वाइस चांसलर 70-80 वर्ष का है, तो अब अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उस अच्छे काम को हम क्यों ग्रहण न करें। आप उसे पैसे मत दीजिए, पैसे हैं उसके पास में, रिटायर हो गया है, पूरे जीवन काम किया उसने, तो उसकी जो हुनर है उसके जो गुण हैं उनका हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। लेकिन यही मुश्किल क्या हो गई है, यहाँ नोबिलिटी और एबिलिटी में झगड़ा हो गया है। मुझे स्पष्ट याद है कि एक बार मेरे मुंह से गलती से ऐसी खुली बातचीत करते समय गवर्नर साहब से मैंने कहा कि साहब आई डोंट कीप द एबलेस्ट प्रोफेसर एट नंबर 1। ही वाज शॉक्ड, बोले नहीं वो। तो मैंने एक लाइन कही कि सर रावण वॉज वेरी एबल बट ही वॉज नॉट नोबल। तो मैं समझता हूँ नोबिलिटी और एबिलिटी को अगर आप मिला देंगे जादू हो जाएगा। उसका उम्र से मत लिंक करिए, आप ये तोलिए कि उसमें एबिलिटी कितनी है और नोबिलिटी कितनी है। जी, उम्र के परे इस बात को उम्र को हटा के देखना पड़ेगा जी। लेकिन ये नहीं हो रहा है। जो मैंने आपसे सबसे पहली बात कही थी कि इस देश में जो विश्वास के हनन की दास्तान शुरू हो गई है जी, उसे रोकना पड़ेगा। और वो तभी रुकेगी जब आप गुणवत्ता के आधार पर चयन करिए, नोबिलिटी और एबिलिटी को सलाम करिए और उसका उम्र से उम्र हटाइए। भवानी प्रसाद मिश्र की एक लाइन बड़ी गजब की है, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। हम लोग का तो मन कर ही रहा है कि आपसे बात करते ही चले जाएं, फिर कोई एक अवसर हम लोग निकालेंगे किसी एक स्पेसिफिक एरिया में। आपकी जो विद्वता है, आपकी जो नॉलेज है,
उससे हम लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और हम सुनना भी चाहेंगे। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज अपने व्यस्त समय से इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला और आप यहाँ आए। हम लोग सबकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि मैं तो अपने को ज्ञान का भिखारी मानता हूँ। जी, तो ये हम सभी रिटायर्ड लोगों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यही संदेश सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नॉलेज के भिखारी रहें। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।